अभी तक अनुच्छेद 22 तक हम लोग कंप्लीट किए हैं। कहाँ तक किए हैं? 22 तक। कल हम लोग 22 में कुछ चीज पढ़े थे। क्या क्या पढ़े थे? 22 में है क्या? अनुच्छेद 22 में प्रमाण एवं दैहिक स्वतंत्रता कब बोल रहे थे? गिरफ्तारी के लिए बोले थे कि दो अनुच्छेद है, इसमें कंफ्यूजन होता है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 20 में क्या है? सजा। हाँ, सजा मिलने के समय में तुमको क्या संरक्षण मिल सकता है। और 22 में है गिरफ्तारी के समय। लिखना चाहिए था उल्टा, ठीक है, पहले देना चाहिए था 22 वाला चीज और उसके बाद देना था 20 वाला चीज, लेकिन अब जो लिख दिया है सो लिख दिया है, वही याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखोगे पहले सजा के बारे में चर्चा किया गया, उसके बाद गिरफ्तारी के बारे में। ठीक है, तो सजा के बारे में 20 में और गिरफ्तारी के बारे में 22 में। गिरफ्तारी के समय बताए हुए थे कि तुम्हारे पास 3 अधिकार हैं। कितने अधिकार हैं? या तुमको जैसे पकड़ेगा कोई तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। हाँ, उसके बाद 22 के 1 में 2 अधिकार मिला हुआ था। क्या मिला हुआ था? कारण बताना पड़ेगा पुलिस को क्यों गिरफ्तार कर रहा है, और अपना वकील करने का अधिकार दिया जाएगा। ये हम लोग पढ़े हुए थे 22 में, 22(1) और 22(2) में। और 22(3) में खतरनाक चीज था। क्या था? कि 2 केस ऐसा है जिसमें ये लागू नहीं होगा। अगर तुम शत्रु देश के नागरिक हो, ठीक है, या नहीं तो क्या है तुम्हारे साथ, क्या मामला है? निवारक निरोध के तहत गिरफ्तार किया गया है। निवारक निरोध का अर्थ बताए हुए थे। क्या होता है निवारक निरोध का अर्थ? कि वैसा कोई अरेस्ट हुआ, तुम वैसे किसी केस में अरेस्ट हुए हो जिसके बारे में ना तो तुमको बताना जरूरी है, ना ही वो तुमको वकील करने का इजाजत देगा, उसके मन पे है क्या करेगा नहीं करेगा। ठीक है, एक तरह का बोल सकते हो ये रॉलेट एक्ट है। क्या है? और इसमें हो सकता है कि तुमको गुनाह करने से पहले अरेस्ट कर लिया जाए। ऐसा नहीं, नॉर्मली का अरेस्ट कब होता है? गुनाह करने के बाद। ठीक है, अरेस्ट कब होता है? गुनाह करने के बाद। पर इसके तहत तुमको गुनाह करने से पहले अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ताकि तुम गुनाह कर ना सको। जैसे मान लो पता चले ये टेररिस्ट है, ठीक है, तो अगर ये टेररिस्ट है ये पता चल गया हमको, या हमको शंका है कि ये टेररिस्ट है, तो क्या हम बम ब्लास्ट करने के लिए इंतजार करेंगे? इसको उठा लेंगे। ठीक है, और कौन से किस एक्ट के तहत उठाएंगे इसको? एनएसए। अगर टेररिस्ट पता चल गया तो वर्तमान में एनएसए, यूएपीए। ठीक है, अब तुम लोग पढ़ा लिखा बच्चा हो गया है जी। अब बात करो टेक्निकल टर्म्स में। अब पहले तो चलता था नॉर्मल केस, अभी पता चलो ये ड्रग के केस में पकड़ा गया, स्मगलिंग कर रहा था, यहाँ से नेपाल भेज रहा था, किसमें उठाएगा? एनडीपीएस। किसमें उठाएगा? एनडीपीएस। ठीक है, अब तुम लोगों क्या? एनडीपीएस। एनडीपीएस अभी वर्तमान में 3 ही कानून है जो लागू है। ठीक है, कौन कौन सा है? यूएपीए, एनडीपीएस और एनएसए। यही तो बताए थे ना 3 चीज। तो अगर ड्रग्स के केस में किसी को उठाया गया एनडीपीएस लग जाएगा, अगर आतंकवादी गतिविधि उसको लग गया है तो यूएपीए, और अगर देश की सुरक्षा को तुमसे हानि, इसमें भी आतंकवादी लगाया जा सकता है लेकिन थोड़ा सा उससे कमजोर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा एनएसए। ये सब हम लोग पढ़े हुए थे। आज का अनुच्छेद अब कंपेरेटिवली आसान है। ठीक है, 19 को एक बार रिवाइज कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। सबको याद है ना 19 1 के डी में क्या है? तुम बताओ। रुको, क्या है 1 के डी में? ऐसे याद नहीं कर पाओगे। हम जनरली बोलते हैं, देखो हम हमेशा बोलते हैं कि टू द पॉइंट याद रखना है, मतलब जिसके बारे में पूछा जाए वही याद आना चाहिए। पर कुछ चीज बोलते हैं नहीं, पूरा याद करना बोलते हैं ना। क्या इसमें हम टू द पॉइंट याद रखना है? बोले क्या बोले? जब भी पूछा जाएगा पूरा कहानी याद करोगे, मुश्किल से 10-20 सेकंड लगेगा, दिमाग में ऑलरेडी कहानी चलने लगता है। ठीक है, जैसे डी पूछा तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले ए ही आएगा। ए में क्या था? बोला, सभा किया, संगठन बनाया, घूमने गया। तो क्या है वहां? वर्तमान। कितना देर लगा? मुश्किल से 5 सेकंड। और तुम सोचते रहोगे डी में क्या था, डी में क्या था, कुछ नहीं आएगा, ब्लैंक हो जाएगा, सामने में कुछ नहीं आएगा। इसलिए हम बोलते हैं कि जहां बोले हैं टू द पॉइंट वो याद रखोगे, जहां बोले हैं पूरा कहानी याद रखनी है। पूरा कहानी है तो 6 ही तो है, लेकिन हम 7 याद करवाए और 7 याद भी करना है। यह भी तुम बता सकते हो फ्लैट नहीं खरीदेंगे। क्या नहीं खरीदोगे? फ्लैट। तो एफ खत्म हो चुका है। ठीक है, ए बी सी डी ई और जी है, और लास्ट में जीविकोपार्जन था। जी में जीविकोपार्जन, जी में क्या है? जीविकोपार्जन। ए बी सी डी ई बचा। ए में बोला, बी में जमा किया, सभा बुलाया, सी में संगठन बनाया, डी में भ्रमण गया, ई में बसा।
एकदम चुटकी पे बता सकते हो। हाँ, फ्लैट नहीं खरीदना मिलेगा, और जी में तुम अपना जीविकोपार्जन करेगा, दुकान दुकान खोल लेगा। ठीक है, चलो इसमें से कौन बताएगा, तुम बताओ, इस पूरे 19 में से किस अनुच्छेद में सहकारी समिति को जोड़ा गया है? तुमसे पूछे थे, किसमें जोड़ा गया है? सी में। तुम बताओ कब जोड़ा गया है? 57वां संविधान संशोधन 97th अमेंडमेंट 2011। ठीक है, चलो ये सब याद करो बाबू, पढ़ा दिए एक बार, इसका मतलब हो गया कि तुम जानकार हो गया। अब बोलोगे कि नहीं आता है तो फिर दिक्कत है। और मेरे हिसाब से याद हो जाना चाहिए सबको। क्लास में याद होता है कि नहीं होता है? हो जाना चाहिए। देखो पहली बार जो जैसे पढ़ोगे लगेगा थोड़ा सा भारी भरकम, उसके बाद दूसरा दिन तुमको अपने आप आसान लगने लगेगा, बस खाली एक बार रिवीजन का जरूरत होता है। चलो आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज हम लोग 23 से लेकर 32 तक, कहां से कहां तक पढ़ेंगे? 23 से 32, बस पलटा देंगे। 23 से स्टार्ट करेंगे, 32 पे खत्म करेंगे। ठीक है, और आसान आसान है, आसानी से याद भी हो जाएगा। पहला है मानव तस्करी, ठीक है, जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, और बाल श्रम निषेध। अब ये चीज याद रखोगे, दो अनुच्छेद है हम लोग पढ़े हुए थे, 23 और 24। क्या सा? 23 और 24। शोषण के विरुद्ध अधिकार, क्या था इसमें? शोषण के विरुद्ध अधिकार, मतलब जबरदस्ती हमारा कहीं पे इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी भी केस में हो। ठीक है, जितना भी तुम सोच सकते हो कि तुम्हारे शरीर का इस्तेमाल हो रहा है, तुम्हारे ब्रेन का इस्तेमाल हो रहा है, यानी जबरन तुम्हारा किसी भी तरह से इस्तेमाल हो रहा है, इसी को बोलते हैं शोषण। क्या बोलते हैं? शोषण। शोषण हमारे यहाँ पे दो तरह से होता है। एक होता है कि बच्चों को नॉर्मल काम में लगा देना, ठीक है, बच्चों को कोई भी ऐसा काम जो बड़े करते हैं उसमें बच्चों को लगा देना, तो उसका शारीरिक शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पढ़ने नहीं दिया जा रहा, उसका मानसिक शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बच्चों का शोषण आम रूप से हर जगह होता है। दूसरा होता है बच्चों को लगा देना भीख मांगने पे, भीख मांगते हुए देखे हो ना, जबरन भीख मंगवाना। तो एक बार एग्जाम में पूछ गया कि किसी बच्चे से जबरन भीख मंगवाया जा रहा है, बताओ ये किस अनुच्छेद के तहत वर्जित है? किस अनुच्छेद के तहत? 23 के तहत। ठीक है। दूसरा, लड़कियों को जनरली पहले बहुत ऐसा होता था, लड़कियों का देह व्यापार के लिए उसको बेच दिया जाता था। ठीक है, लड़की कहीं से उठाया, उसके बाद कहीं और जाके बेच दिया। आज के डेट में भी ये जो चीज है ये एक्टिव है, लेकिन छुपे हुए तरीके से चलता है। भारत से लड़की को उठाया, लेके चला गया सऊदी अरब, भारत से उठाया किसी दूसरे देश में लेके चला गया और वहां जाके बेच देगा। ठीक है, इस तरह का अब तो बहुत कम हुआ है, लेकिन पहले बहुत अधिक था। और इसी में बच्चे भी होते हैं, यहाँ से बच्चा उठाया दूसरे देश में जाके बेच देगा और दूसरे देश में बंधुआ मजदूर के रूप में काम करवाता है। भारत में भी कई जगह बंधुआ मजदूरी का प्रथा पहले था, आजादी के बाद तो ये सब खत्म हो चुका है, अंग्रेज के समय में खत्म हो चुका है। ये सब टर्मिनोलॉजी जितना भी आएगा तुमको दे दिया। शारीरिक शोषण किस अनुच्छेद में इसका निषेध है? शारीरिक शोषण आ गया 23। सिर्फ याद रखना कि किसी भी प्रकार का शोषण होगा, किसी भी प्रकार का जबरदस्ती काम होगा, सब आएगा 23 में। लेकिन बच्चे को फैक्ट्री में काम करवाने के बारे में जब भी पूछा जाए तो आंसर होगा 24। क्या होगा? 24। तो 23 सिर्फ बच्चे के लिए नहीं है, पहला चीज यही याद रखना कि 23 बच्चों के लिए नहीं है, 23 सभी के लिए है। जहां पर भी शोषण हो रहा है, जहां पर क्या हो रहा है? शोषण, उन सभी के लिए। शोषण इन द वर्ड, मतलब इन द सेंस एक वर्ड में अगर बोले तो जबरन काम करवाना, बस इसको अपना समझ के चलना, इससे रिलेटेड जितने भी आएंगे। लेकिन अगर फैक्ट्री में बच्चों से काम करवाया जा रहा है उसके लिए स्पेशल अनुच्छेद है, वो है 24। कौन सा है? 24। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, कितने वर्ष से? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते हैं। और अगर ये पता चल गया, इसका कोई प्रूफ मिल गया, तो जो फैक्ट्री ऑनर है उसके खिलाफ सजा होगी। ठीक है। लेकिन मानव तस्करी, जबरन श्रम यानी बंधुआ मजदूरी, बाल श्रम एटसेट्रा, ये सब किसमें आता है? 23 में। ठीक है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कारखाना में काम नहीं करवा सकते हैं, किसमें है? 24। और 23 और 24 है क्या बोलते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब दिख रहा होगा एक स्टेटमेंट है, परंतु राज्य को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु ये अनुच्छेद बाधा नहीं डालेगा। ये क्या कहता है? 23 में ये तो कहा गया है कि आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, बच्चे हैं उससे ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, ठीक है, बड़े भी हैं तो उनके औकात से ज्यादा काम नहीं करवा सकते हैं, ये सब आपके पास अधिकार है। पर एक जगह तुम देखा होगा सरकार बोलती है ये काम करना पड़ेगा, बोलती है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? सरकार हमसे जबरदस्ती काम करवा रही है, करवा सकती है क्या? तो आंसर है हाँ। अगर कोई ऐसा काम हो जो पब्लिक वेलफेयर में सरकार के द्वारा करवाया जा रहा हो या प्रायोजित किया जा रहा हो, वहां पर तुमसे जबरन काम करवाया जा सकता है। लेकिन वो जबरन वो नहीं होगा कि बंधुआ मजदूरी करवाया जा रहा है, वो किसी प्रयोजन के तहत, जैसे मान लो परेड करवाया जाता है, बच्चों से करवाया जाता है ना,
क्या बच्चे का इच्छा होगा परेड करने का? शायद 100 में से 90 बच्चे का इच्छा नहीं होगा। चलो कौन जाएगा धूप में? सुबह सुबह 8 बजे से शुरू हो जाता है प्रैक्टिस और शाम को 3 बजे तक चलता है और 1 महीना पहले चलता है। ठीक है, कभी किए स्कूल में परेड? लगभग 1 महीना पहले से प्रैक्टिस शुरू हो जाता है। ठीक है, कदम ताल मिलाने का, और 1 महीना तक चलेगा और फिर 15 अगस्त या 26 जनवरी जो भी होगा वहां जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। तो कुछ लोगों को तो इच्छा होता है, लेकिन बहुत लोग इसमें पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है, पर फिर भी इसमें शामिल किया जाता है। दूसरा, सरकार तुमको आदेश दे दी कि सबको सुबह उठ के घंटी बजाना है। ठीक है, और ये कंपलसरी कर दी, कोरोना भागेगा थाली बजाने से, घंटे बजाने से। सरकार ये देश हित में करवा रही है कि जबरन करवा रही है? करवा तो जबरन रही है, लेकिन देश हित में, तो तुमको ये करना पड़ेगा, मतलब तुम इसमें ना नहीं बोल सकता। ठीक है, समझ में आया? यानी ऐसा कोई काम जो देश हित में हो या राज्य हित में हो, वहां पर 23 बाधा नहीं बनेगा। जैसे अभी हमारे प्यारे मुख्यमंत्री, दुलारे मुख्यमंत्री जी ने कुछ दिन पहले ही, इस बार साल तो नहीं करवाए, शायद पिछला साल भी करवाए थे, उससे पहले भी मानव श्रृंखला का निर्माण करवाए थे। जो मध्य क्या बोलते हो, जो दारू मतलब निषेध वाला दिवस आता है उस दिन, याद है कि नहीं? मद्य निषेध दिवस। ठीक है, उस दिन वो मानव श्रृंखला बनवाए थे ना, और शायद 2-3 साल, और वर्ल्ड रिकॉर्ड है बिहार का जो मानव श्रृंखला बना है, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। मतलब इतना बड़ा मानव श्रृंखला नहीं बना है। वो जून के महीने में, शायद मई या जून में आता है ना, उस महीने में दोपहरिया के समय सब हाथ जोड़ के खड़ा है और हेलीकॉप्टर से फोटो लिया है। ठीक है, अब सैटेलाइट इमेज भी है, हेलीकॉप्टर फोटो भी है, सब चीज हमारे पास है। लेकिन उस समय में कितने बच्चे बेहोश हो रहे थे, तो जबरन काम करवाया कि नहीं करवाया गया? ये भी था। ठीक है, तो जबरन काम करवाया गया, तो क्या इसको लेकर हम कोर्ट केस कर सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। कुछ भी ऐसा हो जो सरकार के हित, मतलब राज्य के हित में हो, वहां पे करवाया जा सकता है। ठीक है, तो याद रखोगे इसमें अपवाद भी है। किसको अपवाद मिला हुआ है? सरकार को। किसको मिला हुआ है? सरकार। ठीक है, अगर राज्य के हित में है तो तुमसे कुछ काम करवा सकती है बिना तुम्हारे इच्छा का भी, ऐसे कोई नहीं करवा सकता। तो 23 और 24 क्लियर हो गया। हम लोग 3 वर्ड याद रखेंगे, मानव तस्करी। ठीक है, मानव तस्करी, जबरन श्रम और बाल मजदूरी। नॉर्मल बाल मजदूरी अगर ऐसे ही लिख दिया है तो वो किस में आएगा? वो जबरन श्रम में ही आएगा। इसीलिए कई जगह बाल श्रम नहीं भी लिखा हुआ है तो जबरन श्रम में आ गया। ये सब होगा 23 में। लेकिन बच्चों से फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकता, अगर ये पूछा जाए तो 24। कितने उम्र के बच्चे? 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। इससे बड़ा बच्चा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद है, अच्छा, सबसे अधिक बच्चे काम करते हैं किस धर्म में? अगर देखोगे तो मुस्लिम धर्म में। मुस्लिम धर्म में लगभग 7-8 साल के उम्र से, नहीं मजाक नहीं, ये सीरियस बात है, 7-8 साल से उम्र ज्यादा होता है वो काम में लग जाता है। अन्य धर्म में बच्चा नहीं भी कुछ कर रहा है फिर भी काम ज्यादा नहीं करता है, मतलब ऐसे ही रोड पे बौख रहा है, मरा जाएगा चपा जाएगा, वो ठीक है, काम वाम भी नहीं करता है, खाली पेट पालता है। ठीक है, कुछ नहीं। लेकिन मुस्लिम में देखोगे 7-8 साल से उम्र होते होते ये लोग काम करने लगता है। अब बहुत जगह हम देखे हैं, पर्सनली देखे, स्पेशली देखोगे पंचर दुकान पे, सिलाई वाला दर्जी के यहाँ देखोगे, या दुकान जितना है उसमें देखोगे बच्चे ही ज्यादातर रहते हैं, हम ये चीज देखें। ठीक है, चलो आओ वापस। अब अगला जो है 24 तक अब कहानी खत्म हो गया। अब 25 से क्या स्टार्ट हुआ था? धर्म। 25 से क्या था? धर्म। भारत देश के नागरिक अगर तुम हो, कहीं पर कोई तुमको किसी धर्म को मानने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हमारे यहाँ पे ऐसा मतलब फैसिलिटी हमको संविधान देता है कि अगर हम हिंदू धर्म हैं और कल मेरा इच्छा हो गया मुस्लिम बनने का, हम बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। फिर मेरा इच्छा हो गया हिंदू बनने का, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं? तो बनने नहीं देगा। बन तो सकते हो, बनने नहीं देगा। ठीक है, खैर वापस हो, हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। तो हमारे देश में आजादी है, अपने स्वेच्छा से धर्म का पालन कर सकते हो तुम। किस अनुच्छेद में है? 25 में। किसमें है? 25 में। तो इच्छानुसार धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। ऐसा नहीं है कि जिस धर्म में तुम पैदा हुए उसी धर्म में मरोगे। एक महान इंसान थे जिनका ये स्टेटमेंट है, याद है? भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने कहा था कि मैं दलित पैदा हुआ हूं या हिंदू पैदा हुआ हूं, पर हिंदू मरना नहीं चाहता हूं। सोचो कि कितना घटिया हिंदू धर्म उनके लिए हो गया था जो ये स्टेटमेंट दिए होंगे। हुआ है कि नहीं हुआ है? आज के डेट में हिंदू आवाज उठता है, पर हिंदू में ही दलित वर्ग आता है, और ये अपनाने से इनकार कर दिया है ना जी। मतलब तुम अपने ही बेटा को नाजायज बोल चुके हो, और तुम ये चाहते हो वो दूसरे धर्म को भी नहीं अपनाए। ऐसा थोड़ी ना संभव है। तो हमारे यहाँ दलित जो है वो दूसरे धर्म में बहुत ट्रांसफर मतलब कन्वर्ट हुए हैं। स्पेशली देखोगे बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, और जो बचे कुचे बचे मुस्लिम धर्म। लेकिन सबसे अधिक किसमें कन्वर्ट हुए हैं? ईसाई में, क्योंकि ईसाई बहुत मदद किया उन लोगों ने। ठीक है, और वापस
तो हमारे देश में इच्छा अनुसार धर्म अपनाने की आजादी है। कितने, किस अनुच्छेद में? 25 में। किस अनुच्छेद में? 25 में। ठीक है। इसके बाद 25 से लेकर 28 तक, कहां से लेकर कहां तक? 25 से लेकर 28 तक हम लोग पढ़े थे कि धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित है? धर्म से। 23 और 24 किससे संबंधित था? शोषण के विरुद्ध। 25 में हो गया धर्म अपनाओ, जो धर्म अपनाना है अपनाओ। अगर धर्म अपना लिए, अब उसके लिए हम व्यवस्था भी कर सकते हैं, और अगर व्यवस्था किए हैं, उससे कुछ हम पैसा कौड़ी कमा रहे हैं, तो उस पर टैक्स भी नहीं लगेगा। यही तीन चीज है, 25, 26, 27। 25 में क्या है? धर्म अपनाने की स्वतंत्रता। 26 में है इस धर्म के प्रमोशन के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे मान लो कई ट्रस्ट बनते हैं, मंदिर वगैरह बन रहा है ना, बनता है, मस्जिद बनता है। ये किसके लिए? मंदिर का निर्माण एक्चुअल में हो किसके लिए रहा है? आज के डेट में तो पॉलिटिक्स में चमकने के लिए, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो मंदिर, मस्जिद, ये सब का निर्माण धर्म के प्रचार के लिए है। कि मंदिर बना तो यहाँ से लोगों को पता चलेगा कि हिंदू लोग यहाँ रहते हैं, हिंदू लोग आके जमा होंगे। मस्जिद बना मतलब मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम लोग आएगा, धार्मिक आस्था बढ़ेगा। प्रमोशन के लिए। किस अनुच्छेद के तहत? 26 के तहत। किसके तहत? 26 के तहत। तो धार्मिक प्रबंधन तथा संस्था बनाने की आजादी, धार्मिक प्रबंधन और संस्था बनाने की आजादी 26 में। किसी भी धर्म को अपनाने की आजादी 25 में। 25 जो है ये धार्मिक मामला में काफी ब्रॉड है, ठीक है, मतलब और भी चीजें इसमें हैं, लेकिन हम लोग यही इतना मान के चलते हैं कि धर्म को अपनाने की आजादी किसमें है? 25 में, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ठीक है। और धार्मिक प्रबंधन और संस्था बनाने की आजादी 26 में। इसी के तहत अलग अलग संस्था बनते हैं। तुम देखा होगा कि कई ट्रस्ट है जो धार्मिक मामले के चीजों को देखा जाता है। आज तुम देख रहे हो अखाड़ा है और पता नहीं क्या क्या है, हिंदू धर्म में भी है ना, ये सब धार्मिक मामला का है। अब तुम देखोगे एक शंकराचार्य एक गद्दी लेके बैठा हुआ, पता नहीं, हमको तो पता भी नहीं कितना बड़ा बड़ा पोस्ट होता है इसमें, ठीक है, बॉडीगार्ड वगैरह सब रहता है वो लोग को, बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट होता है धर्म के मामले में भी। मुस्लिमों में भी देखोगे पता नहीं आता है कौन कौन सा मौलवी, एकदम जेट सिक्योरिटी में आता है वो सब, मतलब बहुत बड़ा बड़ा पोस्ट धार्मिक चीजों में भी होता है। कभी इंटरेस्ट नहीं रहा, इसलिए जानकारी नहीं है, ठीक है। हर धर्म में अलग अलग पोस्ट होता है। ये सब जो क्रिएट हो रहे हैं वो संगठन बनाया जा रहा है। ये किस में आजादी मिला है भारत में भी? 26 में। किस अनुच्छेद में? 26 में। और 27 में ये कहा गया है कि अगर आपको इन जरिए से कोई पैसा आता है, ये ही मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए था। इसीलिए भारत में जो धार्मिक मामला है उसमें अनाप शनाप पैसा लोग कमा रहा है, ठीक है। इसीलिए तुम जितने बड़े लोगों को देखोगे ना, वो सब किसी ना किसी धर्म से जुड़ा हुआ होता है। तुमको लगता है कि वो धर्म में भगवान को छूने गया है, वो भगवान को छूने नहीं गया है, अरबों खरबों के साथ खेल रहा है। जितना भी धार्मिक संस्था है ये सब टैक्स फ्री होता है। क्या होता है? टैक्स फ्री। जितना पैसा कमाना है कमाओ, कोई टैक्स नहीं लगेगा। और मेरे हिसाब से देखोगे तो ऐसा धार्मिक संस्था जिसका नाम तुम जान रहे हो, तुम्हारे इर्द गिर्द नहीं है, तुम जान रहे हो, खरबों से कोई कम नहीं कमा रहा है। कोई 500 करोड़, कोई 600 करोड़, कोई 700 करोड़, कोई 800 करोड़, कोई 1200 करोड़, ऐसे पैसा कमा रहा है हमारे यहाँ मंदिर वगैरह सब, ठीक है। क्या वक्फ बोर्ड अभी बड़ा चर्चित है। वक्फ बोर्ड पे अलग से क्लास एक दिन लेंगे जब फाइनल डिसीजन आ जाएगा तब। अभी टेम्पोररी डिसीजन आया है कल। वक्फ बोर्ड पे काफी विस्तृत जानकारी रखना है, क्योंकि अभी एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा, तो अभी हम चर्चा करके समय बर्बाद नहीं करेंगे। वक्फ बोर्ड भी धार्मिक संगठन से ही संबंधित हुआ, समझ में आया? ये इस पर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला 26 हो गया। 27 में क्या हो गया? टैक्स फ्री। 27 में क्या हो गया? टैक्स फ्री। धार्मिक कार्यों और प्रचार से अर्जित धन क्या होगा? कर मुक्त होगा। क्या होगा? कर मुक्त। ये याद रखोगे। तो धार्मिक मामले का जो पैसा होगा वो सारे कर मुक्त होता है। इसलिए बाबा देख रहे हो अरबों खरबों के साथ खेल रहा है, कोई टैक्स वैक्स है ही नहीं, ठीक है। अगला क्या है? धार्मिक मामले को शिक्षा के साथ नहीं जोड़ सकते हैं। बस इसका सेंस यही है कि अगर कोई शिक्षण संस्थान है उसमें अगर धार्मिक चीजों को अपनाया जा रहा है तो किसी भी बच्चे को उसके लिए कंपेल नहीं किया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट है 28, और बहुत विस्तृत नहीं समझना है, बस छोटा सा चीज समझना है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो कि सरकार द्वारा पोषित है, ध्यान देना, अगर हम एक प्राइवेट फर्म हैं तो मेरे यहाँ पे जो भी फैसला होगा उसका जिम्मेवारी किसका होगा? मेरा या सरकार का? तो मेरा होगा। हम डिसाइड करेंगे कौन आएगा कौन नहीं आएगा, कौन कैसे क्या पहन के आएगा, कौन क्या कितने बजे आएगा, ये हम डिसाइड करेंगे, सरकार डिसाइड नहीं कर सकती है, क्योंकि हमको आजादी मिली हुई है। भारत में प्राइवेट और पब्लिक दोनों तरह के फर्म्स चलते हैं, तो प्राइवेट फर्म है हम डिसाइड करेंगे। लेकिन अगर सरकार हमको कुछ भी पैसा दे रही है, महीना के या सालाना कुछ भी अनुदान भी दे रही है, यानी हम सरकार से क्या हो गए? पोषित हो गए। क्या हो गए? पोषित हो गए। हमको सरकार कुछ ना कुछ मुहैया करवा रही है, मेरे पास फंड आ रहा है, तब हम सरकार के अधीन ही चलने के लिए मजबूर होंगे।
और ऐसा कोई शिक्षण संस्थान जो सरकार के द्वारा पोषित हो वो धार्मिक चीजों के लिए किसी भी बच्चे को कंपेल नहीं कर सकता है, चाहे हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म हो, कोई भी धर्म हो। जैसे मान लो यहाँ पर मान लो 100 बच्चा है, उसमें से 99 बच्चा हिंदू है और 1 बच्चा मुस्लिम है, और हम प्रार्थना अगर करवाएंगे, मान लो प्रार्थना करवा रहे हैं हिंदू धर्म वाला, मुस्लिम धर्म वाला बोलेगा हम नहीं प्रार्थना करेंगे ये, तो क्या हम कंपल कर सकते हैं? क्या प्राइवेट है, हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम सरकार द्वारा पोषित है तो हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही कहा गया अनुच्छेद 28 में। क्या कहा गया है? शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने में स्वतंत्रता के बारे में। मतलब तुम्हारी जो आजादी है कि अगर मान लो कंपलसरी कोई बोल दिया कि लेना ही पड़ेगा, तो अब मेरा क्या, हमने नहीं लेना चाह रहे हैं तो क्या कंपल कर सकता है क्या? तो आंसर है नहीं। 28 को एक बार नोट्स में थोड़ा सा देखो, 3 पॉइंट इसमें है, बहुत डीप नहीं जाएंगे, बस एक बार पढ़ के निकलेंगे। पहला है राजनिधि से पूर्णतः पोषित संस्था धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। समझ में आ गया? राजनिधि द्वारा पोषित मतलब जो राज्य से जिसको पैसा मिल रहा है वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा। दूसरा है जो धार्मिक शिक्षा दे सकता है ऐसे संस्था के लिए प्रावधान। दूसरे में क्या है? जो धार्मिक, पहला तो हो गया जो राज्य द्वारा पोषित है वो धार्मिक शिक्षा नहीं देगा, लेकिन ऐसा कोई संस्था जो राज्य द्वारा पोषित नहीं है और वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है तो उसके लिए जो रूल रेगुलेशन होंगे वो किसमें है? 28 के 2 में। किसमें है? 28 के 2 में। और 3 में क्या है? किसी व्यक्ति को किसी संस्था में जहां धार्मिक शिक्षा दी जा रही हो वहां उपस्थित होने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे धर्म के मामले को लेकर हमारा देश जो है वो बहुत ही लिबरल है, इसमें धार्मिक मामले में आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते हैं। अभी कई केस में ऐसा देखा गया है कि कोई किसी मुस्लिम को पकड़ा और जो पुलिस वाला है या कोई ये बोलेगा बोलो जय श्री राम, ठीक है, नहीं बोलेगा जय श्री राम तो मारेगा उसको, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम संविधान के खिलाफ है। कहीं पर भी किसी भी केस में धर्म को इतना तवज्जो हमारे संविधान में नहीं दिया गया है, और एक विकासशील या यूं कहे विकसित देश के लिए काफी जरूरी है वो धर्म को इतना तवज्जो नहीं दे, नहीं तब धर्म नीचे लेके जाता है और ऊपर लेके जाता है, दोनों केस है। अगर धर्म को मानो तो ऊपर लेके जाएगा और धर्म थोपो तो नीचे लेके जाएगा। अक्सर धर्म माना जाता है कि थोपा जाता है? थोपा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ। तो शैक्षणिक संस्था में धार्मिक शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने की स्वतंत्रता किसमें है? 28 में। किसमें है? 28 में। बहुत ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना याद रखना कि शैक्षणिक संस्था में धर्म से रिलेटेड कोई भी बात जो कहा गया है किसमें कहा गया है? 28 में। बस कीवर्ड यही है, शैक्षणिक संस्था में धर्म। बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो खुद पकड़ लोगे कि 25 से 28 तक धर्म है। 25 से 28 क्या है? धर्म। जिसमें 25 में हो गया कि धर्म को अपनाने की आजादी, हम कौन सा धर्म अपनाएंगे इसकी आजादी हमको मिली हुई है। तुम में से कोई भी ऐसा हो जो हिंदू है, वो अगर कल के डेट में बोलो कि हम मुस्लिम बनना चाहते हैं, भले ही सामाजिक तौर पर तुम बहिष्कृत हो जाओगे पर देश के तौर पर बहिष्कृत नहीं होगे, तुमको संविधान परमिशन देता है। हमारे यहाँ पे आज भी देखोगे इंटरकास्ट मैरिज जो है वो एक तरह के तबू के जैसा दिखा जाता है, मतलब टैबू के जैसा, क्या बोलते हैं उसको, मतलब बड़ा गंदा चीज हो गया, ठीक है। हमारे यहाँ आज भी बड़ा गंदा चीज के रूप में देखा जाता है, पर इसमें ऐसा गंदा क्या है? तो संवैधानिक रूप से तुमको अधिकार मिला हुआ है, ठीक है। कई ऐसे राज्य जहाँ पे प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज के लिए। अगर कोई एक बड़ा कास्ट कोई छोटे कास्ट से विवाह कर रहा है तो उसको प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा, 1 लाख 2 लाख 4 लाख जो भी है। क्यों दिया जा रहा है? चाहे ताकि डिफरेंस खत्म हो, लेकिन सामाजिक तौर पर इसको मान्यता मिलने में काफी समय लगेगा, क्योंकि जब तक सोच इंसान नहीं बदलेगा सामाजिक मान्यता नहीं मिलेगा। तो वही धर्म में भी है, अगर तुम हिंदू हो और मुस्लिम बन गया तो जहां तुम्हारा घर है वो घर वाला ही तुमको नहीं घुसने देगा, पर संवैधानिक तौर पर तुमको ये मान्यता दी गई है कि तुम कोई भी धर्म अपनाओ, ठीक है। चलो किस में दी गई है? 25 में। अगर धर्म अपना लिए इसको हम प्रचार प्रसार करके बढ़ा भी सकते हैं, इसके लिए संगठन भी बना सकते हैं। किसके तहत? 26 के तहत। इससे हम पैसा अगर आ रहा है क्या नहीं, कास्ट बदलने का कोई प्रावधान नहीं है। तुम ये बोल सकते हो कि हम कास्ट, इस पर भी सवाल आया है अभी, शायद हम अभी थोड़ा सा मिस हो रहे, शायद तमिलनाडु का एक केस था, वो उनका कहना था कि हम जात नहीं रखना चाहते हैं, जबरन जात मुझ पर थोपा जा रहा है। तो फाइनली इस पर वर्डिक्ट आया कि ठीक है तुम जातलेस हो गया आज से। इसका मतलब ये नहीं तुमको कोई बेनिफिट मिलेगा, तुमको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। नहीं समझ में आया? तुम्हारे नाम के पीछे किसी भी जाति का टैग नहीं लगेगा, ये उसको सर्टिफिकेट मिला हुआ है अलग से, एक लौता आदमी है शायद वही, ठीक है, और वो जनरल वर्ग में आएगा।
उसको किसी भी जात का मान्यता उसके नाम के पीछे तुमसे पूछा जाता ना जाति, वहां उससे नहीं पूछा जाएगा जाति, वो इंडियन लिखा हुआ है, उसको कुछ मिला है, टाइटल मिला है, आप ये ऐड कीजिए, आप जाति नहीं दीजिए। तो इसका कोई लॉजिक नहीं बनता, इलॉजिकल। जैसे तुम ग्रेजुएशन कर सकते हो आसमान विज्ञान में, पर ऐसा कोई विज्ञान है ही नहीं, तो इसका क्या लॉजिक है? कहीं पे भी तुम भर पाओगे क्या? आसमान विज्ञान नाम से हम विज्ञान क्रिएट करते हैं, तुमको पढ़ा भी देते हैं और ग्रेजुएशन का डिग्री भी बांट देते हैं, पर करोगे क्या उस डिग्री का? कहीं यूज होगा क्या? ऐसा कुछ है ही नहीं। तो हमारे यहाँ अगर तुम कास्टलेस हो गया तो क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे? कुछ नहीं। जब तक सरकार सभी को नहीं कास्टलेस कर देती है तब तक कास्टलेस होने का कोई फायदा नहीं है, और बदलने का तो कोई प्रावधान नहीं। तो हम पहला इंसान होंगे एसटी बनने वाले। ठीक है, अगर ऐसा प्रावधान हो तो हम बनेंगे एसटी। चलो आ जाओ। तो हमारे यहाँ पर शैक्षणिक संस्थाओं में शिक्षा और धार्मिक पूजा में भाग लेने के लिए धार्मिक शिक्षा में भाग लेने कंपेल नहीं किया सकता। किसके तहत? 28 के तहत। अगला अल्पसंख्यक, बड़ा ध्यान से याद रखना, अल्पसंख्यकों के लिए 2 अनुच्छेद पर्टिकुलरली बनाया गया है। अल्पसंख्यक हम जब भी सुनते हैं हमारे दिमाग में मुस्लिम आता है। कौन आता है? मुस्लिम। जरूरी नहीं है कि अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम ही हो, पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यकों में बहुसंख्यक मुस्लिम है। नहीं समझा? अगर मान लो बोले कि सभी बच्चे को 10-10 रुपये देंगे, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसमें से मान लो 100 बच्चा है, उसमें से 99 लड़का है और 1 लड़की है, तो बेनिफिट होने वाले लड़का है, लड़की है या सिर्फ लड़का है? तो आंसर है सभी हैं, पर एक्चुअल में बेनिफिट किसको मिल रहा है? लड़का को। वैसे ही हमारे यहाँ पे जो अल्पसंख्यक हैं, सभी अल्पसंख्यक को फायदा मिलेगा, पर सभी अल्पसंख्यकों में सर्वाधिक कौन है? मुस्लिम। तो सबसे अधिक फायदा किसको मिल रहा है? मुस्लिम। नुकसान भी हो रहा है उसमें कुछ, तो किसको हो रहा है? मुस्लिम को। इसलिए कभी भी अन्य धर्म के लोगों का, जैसे मान लो 4 बच्चा है सिख, वो पढ़ ही नहीं रहा है, क्या वो अपने राइट के लिए लड़ेगा? कभी नहीं लड़ेगा। या वो अपना पी रहा है, क्या बोलते हो, लस्सी पी रहा है और ट्रक चला रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन मुस्लिम का 50 बच्चा है जो कि नौकरी चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, यहाँ उसको रोका जा रहा है। तुम्हारे बीच में कोई सिख है? नहीं है ना, लेकिन तुम्हारे बीच में मुस्लिम हो सकते हैं। तुम्हारे बीच में कोई बौद्ध धर्म का है? नहीं है, पर मुस्लिम हो सकते हैं, क्योंकि हम हिंदू और मुस्लिम जो है वो भारत में काफी अधिक मिले जुले हैं। इसीलिए अल्पसंख्यकों में एक ही नाम हमको बार बार सुनाई देता है, वो कौन है? मुस्लिम। पर हमारे यहाँ अल्पसंख्यक सिर्फ मुस्लिम नहीं है। हिंदू छोड़ के जितने भी धर्म है वो सब क्या है? अल्पसंख्यक। हिंदू ही बहुसंख्यक है। ठीक है, तो कहीं मुस्लिम की पर्टिकुलर चर्चा नहीं की गई है, अल्पसंख्यकों की चर्चा की गई है अनुच्छेद 29 और 30 में। किसमें क्या गया है? 29 और 30। और ये संविधान बनाने के समय में ब्रॉड माइंडेड था। ध्यान देना, अगर आज का जो राजनीति चीज चल रहा है, जिस तरह का राजनीतिक सिचुएशन है, अगर ऐसे सिचुएशन में संविधान बना होता तो शायद सारे मुस्लिम बेमौत मारे जाते भारत में, जो अभी राजनीतिक पहलू है। ठीक है, ऐसा कोई संविधान में अनुच्छेद वगैरह नहीं जुड़ता, लेकिन उस समय में इतने विचार रखे गए थे कि भारत में मुस्लिमों को भी भारतीय होने का गर्व महसूस हो, इसलिए उनके लिए विशेष प्रावधान किया गया 29 और 30 में। किसमें क्या गया? आज के डेट में भी, अब तो कम हो चुका है, आजादी होने के बाद भी स्कूल वगैरह में एडमिशन लेने के लिए जैसे तुम जाओगे, अक्सर तुमको जो नॉर्मल स्कूल मिलेगा वहां कोई ना कोई हिंदू ही प्रिंसिपल वगैरह मिलेगा। एडमिशन लेने गया, तुमको पूछा कौन सा है, कौन सा धर्म है, मुस्लिम, भक्त, नहीं देंगे एडमिशन, नहीं लेने देंगे। इस तरह का व्यवस्था होता था। तो हमारे संविधान में अनुच्छेद 29 में कहा गया है साफ साफ कि आप सिर्फ ये कहकर कि वो दूसरे धर्म से है, अल्पसंख्यक धर्म से है, आप उसको कहीं पर भी किसी शिक्षण संस्थान में एंट्री बैन नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तुमसे पूछा जाता है कि अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? किस अनुच्छेद में? 29 में। किसमें की गई है? 29 में। और स्पेशली इसमें टारगेट किया गया है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। किसको क्या गया है? शैक्षणिक संस्थान को। इस शैक्षणिक संस्थान में बाद की बात नहीं, प्रवेश ही नहीं लेने दिया जाता था। तो प्रवेश लेने के समय में स्पेशल टारगेट किया गया कि आप सिर्फ धर्म देखकर उसको बाहर नहीं कर सकते हैं, उसको लेना पड़ेगा, उसका एडमिशन देना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो याद रखोगे अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में? 29 में। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये पर्टिकुलरली ये खास कर लिखा गया है क्योंकि यही सबसे अधिक भेदभाव होता था। देखो हमारे समाज में जो अलग अलग जाति आज भी हैं, अलग अलग धर्म के लोग आज भी रह रहे हैं, उसमें से कुछ आगे बढ़ा, कुछ पीछे रह गया। उसके पीछे एक ही चीज जिम्मेवार था, वो था शिक्षा। क्या था? शिक्षा। अब मान लो शिक्षा ग्रहण कर रहा है ब्राह्मण, शुरुआती दौर में जब रहा होगा तो काफी कम डिफरेंस रहा होगा। तुमको अगर कोई हिस्ट्री पढ़े हुए हो बढ़िया से या नहीं पढ़े हुए हो तो थोड़ा बहुत भी अगर पढ़े हो, तो हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जब बताते हैं
यहीं से जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई है। धर्म तो छोड़ दो, धर्म तो बात का चीज है, लेकिन जाति व्यवस्था की शुरुआत कहां से हुई है? वैदिक काल से। इसमें से ऋग वैदिक काल में जो जाति देख रहे हो, ये जाति नहीं था, ये वर्गीकरण हुआ उसी समय में था, पर एक ही घर में सब जात होता था। 4 जात होते थे तभी। कितने? 4। इसको हम 4 वर्ण कहते थे। क्या कहते थे? हाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये मजे की बात है कि ये चारों एक ही घर में होता था, एक ही माँ का चारों बेटा होता था, ठीक है। लेकिन ये क्यों बना इसलिए कि ब्राह्मण पढ़ रहा था। आज के डेट में तुम अगर 4 भाई हो तो क्या चारों पढ़ रहे हो? चारों एक जैसे हो? अगर देखोगे चारों एक साथ मैट्रिक मतलब एग्जाम में बैठा तो कोई बढ़िया मार्क्स लाएगा, कोई फेल कर जाएगा, कोई एवरेज आ जाएगा। यही तो होता है ना जी। वही उस समय में भी हो रहा था। तो अब हो क्या रहा था, जो जिस काम में निपुण है उसको लगा दिया। पढ़ने वाला बच्चा क्या कर रहा था? पढ़ रहा था। जो थोड़ा एकदम ताकतवर था, मतलब बॉडी बिल्डिंग होता है, 2-3 भाई में से एक भाई रहेगा जो थोड़ा सा एकदम रिस्ट पुष्ट रहेगा, उसको किस लिए लगा दिया? बाहुबली में जाओ यही सब करो, कहीं कोई मारपीट हो जाके मुंह फोड़ दो, ठीक है, वही करने लगा। तीसरा जो वैश्य था, उसका दिमाग तेज था, ठीक है, तो वो पढ़ने लिखने पे इतना ध्यान नहीं दे रहा था, पर उसका दिमाग क्या था? तेज था। तो बिजनेस करने लगा। बोला ठीक है तुम जाओ बिजनेस करो, सामान बेचो उचो, ये सब करो, पैसा इकट्ठा करो। वो बिजनेस करने भेज दिया। और जो कुछ नहीं कर रहा था, ना पढ़ा, ना शरीर बना पाया, ना बिजनेस करने में तेज, उसको बोला तुम घर द्वार का काम करो। यही तो करेगा ना, आज के डेट में भी हो रहा है। कुछ नहीं करोगे तो बकरी खरीद, पापा जी यही सबके देते होंगे एग्जाम्पल, पढ़ेगा तो ठीक है, नहीं तो बकरी खरीदना चराना, ठीक है, भैंस खरीद देते। अरे ठीक है, भैंस करने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए ना, ठीक है। अब रिजल्ट के बाद आओगे तो पापा को बोलना पापा बकरी खरीद देते। हो गया, फेल हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब हुआ ये आज भी यूज हो रहा है, पर उस समय में इसी को फॉलो किया गया। अब फॉलो जब किया गया तो ब्राह्मण का बच्चा पढ़ने लगा, क्षत्रिय बच्चा सुबह सुबह एकदम पूरा चैन लपेट के घूमने लगा था, शुरू से ही तलवार लेकर, ठीक है। और जो वैश्य था वो दिमाग लगाने लगा, ठीक है, बिजनेस कैसे करेंगे। शूद्र का बच्चा, उसका बच्चा सुबह सुबह उठ के गोबर के साथ खेलने लगा। आगे चल के देखोगे कई 100 साल में यही पैटर्न बन गया। और अब ब्राह्मण वाला जो भाई था वो शूद्र वाला से क्या करने लगा? नफरत। बदबू आ रहा है, भट भट दूर भट, तो नफरत करने लगा। और यहीं से तुम्हारा जाति व्यवस्था की शुरुआत हो गई। अक्सर देखोगे सभी जाति में गोत्र होते हैं ना, होता ना जी सभी जाति में। तो गोत्र देखोगे लगभग एक ही जैसा होगा। जो ब्राह्मण का है वही तुम्हारा भी होगा। जैसे मेरा गोत्र है भारद्वाज, इसमें से कई जात के लोग होंगे, उसका भी गोत्र होगा भारद्वाज। ऐसा होता है ना। क्यों? क्योंकि हमारे जो पूर्वज रहे होंगे वो भारद्वाज ऋषि मुनि रहे होंगे, उन्हीं के वंशज है हम लोग। तो ये चलता आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे चलता आ रहा है। तो शुरुआती दौर में एक ही जगह हुआ, फिर बाद में बटा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो भेदभाव शुरू हुआ ये अपने से नहीं हुआ है, हम लोग भेदभाव करना शुरू किए। और अगर शिक्षा सबको प्रॉपर्ली मिलते रहता तो क्या ये भेदभाव होता? नहीं होता। तो धर्म के रूप में, जाति को तो उतना तवज्जो यहाँ नहीं दिया गया, लेकिन धर्म के रूप में भेदभाव दूर हो शिक्षा मिलने के बाद ही होगा। और इसीलिए शिक्षा में स्पेशल व्यवस्था किया गया है। 29 में क्या कहा गया है कि अल्पसंख्यक को कहीं पर भी प्रवेश लेने में नापड़ नहीं किया जाएगा, उनको दिया जाएगा। और अगर कोई अल्पसंख्यक है तो सभी धर्म के लोगों का अपना कोई खास एक पढ़ने पढ़ाने का तरीका होता है। जैसे हिंदू में पोथी पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? पोथी और वेद। पोथी इसको कहते हैं, ये वेद का ही कोई अंश होता था, ठीक है। तो हम लोग वेद पढ़ते थे। वैसे मुस्लिम देखोगे तो लोग कुरान पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था? कुरान। सिख देखोगे तो गुरु ग्रंथ साहिब। सिख क्या पढ़ाता था? गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। वैसे ही कोई क्रिश्चियन है तो वो बाइबिल पढ़ाता था। क्या पढ़ाता था? बाइबिल। और बेसिक शिक्षा हर धर्म चाहता है कि हम अपने धर्म के बारे में बताएं, इसी से धर्म का प्रमोशन होता है। हर धर्म ये चाह रहा है। तो हमारे संविधान में भी इसको तवज्जो दिया गया कि आप अपने धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बहुसंख्यक है, जो चाहे वही कर लेगा। लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, वह अपना इंस्टीट्यूशन स्थापित कर सकता है, शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकता है और अपने हिसाब से वो शिक्षा दे सकता है। इसीलिए तुम देखे हो आज भी हमारे यहाँ मदरसा जिंदा है, नहीं तो मदरसा कब का खत्म हो गया रहता, ठीक है। स्पेशली बार बार क्यों मुस्लिम का ही आता है? पहले ही बताया कि अल्पसंख्यक में बहुसंख्यक कौन है? मुस्लिम। इसलिए तुमको देखने को मिलता है। आज मदरसा जिंदा है कि नहीं है? अगर बोलोगे कि आज भी जिंदा है, किस अनुच्छेद के तहत वो जिंदा है? 30 के तहत। किसके तहत? 30 के तहत। तो 29 और 30 किससे हो गया? शैक्षणिक संस्थाओं में या शिक्षा क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की रक्षा या अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, ठीक है। तो अगर तुमसे पूछा जाए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की रक्षा किसमें? 29 में। और अगर उनको शिक्षण संस्थान स्थापित करने की आजादी किसमें दी गई है? 30 में। इसके तहत अल्पसंख्यक अपना शैक्षणिक संस्थान स्थापित कर सकते हैं, कोई दिक्कत।
और इसके तहत जो बेस्ट एग्जांपल है याद करने लायक वो देखोगे वो है मदरसा। आज के डेट में कई ऐसे राज्य हैं जो इस तरह को चीजों को धीरे धीरे बैन करता जा रहा है, ठीक है, इस पर कानून बनाता जा रहा है, ठीक है, आप ऐसे ऐसे कीजिएगा, वहां ये नहीं कीजिएगा, वहां वो नहीं कीजिएगा। धीरे धीरे इसका जो भारत है उसका एक तरह से देखोगे तो ये चलन शुरू हो गया है कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है, और सरकार अगर इस विचारधारा की हो तो धीरे धीरे इसमें कार्य करना शुरू हो जाता है। और भारत वर्तमान समय में जो ऐसा है, इस देश का हिंदुईकरण करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि संभव नहीं है लेकिन फिर भी प्रयास किया जा रहा है। यही तो पढ़ाई लिखाई की कमी का प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि तुम प्रगति करने की जगह पे दुर्गति होना शुरू हो जाएगा। अभी देखो दंगा फसाद, किसकी कोई आवश्यकता थी? औरंगजेब का कब्र खोद दिया, क्या जरूरत था इसका भाई? जो कब्र खोदने गया वो 2 दिन 4 दिन क्लास अब्सेंट करके गया होगा ना, तुम्हारे बीच से कोई गया होगा, ठीक है, अरे जहां से नहीं, कहने का मतलब पढ़ने के लिए वो बच्चा ही गया होगा, हो गया उसका पढ़ाई लिखा खत्म। अब मुस्लिम देखा, मुस्लिम उसको काटने के लिए दौड़ेगा, अब पूरा परिवार शांत होकर बैठा हुआ है, साला कब कौन किसको काट दे नहीं पता, बेवजह का चीज था। औरंगजेब आज मरा है, कब मरा है औरंगजेब? 1707 में, और उसका कब्र आज खोदा गया। ये इलॉजिकल चीज है, तो खोदते रह जाएगा कब्र। चलो आ जाओ, अगला है संपत्ति का अधिकार। किसमें था? 31 में। संपत्ति का अधिकार 31, पर क्या वर्तमान में है? ये नहीं है, निरस्त हो चुका है। तो याद रखोगे वर्तमान में अनुच्छेद 31 एक्टिव नहीं है, इसमें संपत्ति का अधिकार था, ये खत्म कर दिया गया। पूछा जाएगा कि मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार किस अधिकार के रूप में था? मौलिक अधिकार के रूप में। किस अधिकार के रूप में? मौलिक अधिकार के रूप में। लेकिन अब ये मौलिक अधिकार नहीं बल्कि क्या है? कानूनी अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? 300 के ए के तहत। किसके तहत? 300 के ए या 300 का क के तहत ये आ गया है। बड़ा अच्छा से इसको याद रखना कि संपत्ति का अधिकार वर्तमान में कानूनी अधिकार है। कल कोई जैसे पूछ लिया, कल पढ़ा रहे थे आरटीआई, राइट टू इन्फॉर्मेशन, यही ना था ये, ठीक है, ये कौन सा अधिकार है? कानूनी अधिकार की मौलिक अधिकार, तो वो मौलिक अधिकार बन गया है। कौन सा अधिकार बन गया है? मौलिक अधिकार, ठीक है। वैसे ही तुम्हारा यहाँ संपत्ति का अधिकार जो है ये पहले मौलिक अधिकार था, पर अब क्या बन चुका है? कानूनी अधिकार। और किस अनुच्छेद में रखा गया है? 300 के ए में रखा गया। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अब ये शब्द सिर्फ समझोगे, संवैधानिक उपचार क्या हुआ? पहले भी बताए थे कि संवैधानिक उपचार का अर्थ हुआ कि संविधान में जो चीजें दी गई है इसका पालन नहीं हो रहा है, तो तुम्हारे पास, जैसे मान लो तुमको भगवान शरीर बना के दिए पर शरीर ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसी के लिए तो उपचार की आवश्यकता है। समझ में आया? तो संविधान में लिखा हुआ चीज तो है पर वह काम बढ़िया से नहीं कर रहा है, तब तुम्हारे पास कुछ तो रहना चाहिए, मेडिकल ट्रीटमेंट। तब डॉक्टर के पास देखोगे, देखिए ना सर ये हाथ उठ ही नहीं रहा है, हाथ भगवान बनाए तो ठीक थे लेकिन ये उठ नहीं रहा है 2 दिन से, पहले चल रहा था, ऐसा नहीं कि बचपन से ऐसा, पहले हाथ चला था उठ नहीं रहा है, तो डॉक्टर इसको देखेगा, हाँ बोलेगा इसका नस टाइट हो गया है, उसके बाद स्क्रू थोड़ा सा ढीला करना होगा, ठीक है, तो इलाज करेगा, फिर ठीक हो जाएगा, ठोके ठाकेगा। वैसे ही संविधान में तुमको अधिकार तो दिए गए पर इस अधिकार का रक्षा तुम्हारा नहीं हो रहा है, कोई इसका हनन कर रहा है, तो तुम किस डॉक्टर के पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास। किसके पास जाओगे? सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के पास। इसी को कहते हैं संवैधानिक उपचार। क्या कहते हैं? संवैधानिक उपचार। टर्मिनोलॉजी में फंस के मत रह जाना कि ये उपचार क्या शब्द है, बस यही चीज। इसी में 32 में, ये अनुच्छेद 32 है, कौन सा है अनुच्छेद 32? इसी में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को रिट जारी इस संवैधानिक उपचार के तहत कुछ दवाई देने का पावर है। कितना दवाई देती है सुप्रीम कोर्ट? 5। कितना दवाई? 5 दवाई है जो सुप्रीम कोर्ट देती है। इसके अलावे अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो दवाई दे सकती है क्या? आंसर है हाँ। अगर ये किताब में नहीं भी लिखा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट इतना एक्सपर्टाइज मतलब ग्रहण किए हुए वैद्य जी हो चुके हैं, वो अपने हिसाब से कुछ दवाई बना सकते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है, आगे चल के बात करेंगे। लेकिन ये जो 5 दवाई है यही सुप्रीम कोर्ट भी देता है और यही हाई कोर्ट भी देता है, यानी दोनों के लिए जो वैध दवाई हैं लिखे हुए वो कितने हैं? 5। 32 में इस दवाई का नाम लिखा गया है और अनुच्छेद 226 में ये कहा गया है कि जो दवाई 32 में लिखे हैं वही आप भी चलाएंगे। समझ में आया? सुप्रीम कोर्ट सीनियर डॉक्टर और हाई कोर्ट जूनियर डॉक्टर, यही दोनों इलाज करेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं करेगा अगर तुम्हारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। तो मौलिक अधिकारों के हनन के विरुद्ध कौन इलाज करता है? 2। कौन करता है? 2, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट किसके तहत? 32 के तहत, और हाई कोर्ट किसके तहत? 226। आगे चल के जब हाई कोर्ट पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को यह पावर मिला हुआ है। लेकिन सब पहले कौन आया? 226 या 32? 32 पहले हाई कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट आया? सुप्रीम कोर्ट। तो इसी में कहा गया है कि 5 तरह के दवाई हम दे रहे हैं और 226 में क्या कर दिया?
जो दवाई 32 में दिए हुए हैं वही आप भी चलाइएगा। समझ में आया? तो अगर तुमसे कभी पूछ ले, ध्यान देना, ये कहानी जो बता रहे हैं इसका कुछ लॉजिक है। अगर तुमसे पूछ ले कि रीट्स की चर्चा किस में की गई है, तो अनुच्छेद 32 में और 226 में। किसमें क्या गया है? अनुच्छेद 32 और 226। पर अगर कोई एक चुनना होगा, क्या चुनोगे? 32। क्या चुनोगे? 32। 32 में कितने प्रकार के रीट्स हैं? 5। 32 के तहत रीट कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। ये सेम रीट हाई कोर्ट किसके तहत जारी करता है? 226 के तहत। याद हुआ? हाई कोर्ट के बारे में जो पढ़ेंगे तो फिर से उसको रिकॉल करेंगे। ठीक है? रीट्स क्या होता है? अगर रीट्स को हम लोग शाब्दिक अर्थ के रूप में समझने का प्रयास करें तो ये क्या होता है? रीट्स वो चीज है, वो एक तरह का दस्तावेज है जो किसी भी, नीचे जो 5 अलग अलग हम बात करेंगे कहां क्या इस्तेमाल करेंगे, जब कोई बढ़िया से अपना काम नहीं कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगा ये जितने भी हैं ये ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो इसको डांटने के लिए, इसको कर्तव्य का पालन करवाने के लिए या अवैध काम करने से रोकने के लिए कुछ हथकंडे हैं। इन्हीं हथकंडों को क्या कहते हैं? रीट्स। क्या कहते हैं? रीट्स। और ये टोटल 5 हैं। कितने हैं? 5। नाम एक बार देख लो। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इंग्लिश में इसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस। क्या कहते हैं? हैबियस कॉर्पस। देखो, हिंदी मीडियम वाले बच्चे को तकलीफ होगा। क्यों? क्योंकि उसको दोनों याद रखना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों। लेकिन जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है उसको सिर्फ इंग्लिश याद रखना है, हिंदी वाले पे फोकस नहीं करना है। अब बोलोगे हिंदी वाला काहे नहीं, खाली हिंदी पढ़ेंगे? हैबियस कॉर्पस हिंदी में लिख देगा। ठीक है? अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, वहां बंदी प्रतिक्रिया देगा ही नहीं। बहुत बार 2-3 ऐसा है जिसका इस्तेमाल होता है, जैसे मैंडेमस। कहां लिखे हैं? मैंडेमस। परमादेश की जगह क्या इस्तेमाल करता है? हिंदी में मैंडेमस। हिंदी में भी मैंडेमस ही लिख देता है, तो फंस जाओगे। इसलिए अब 2 ऐसा है, मैंडेमस और हैबियस कॉर्पस काफी प्रयोग होता है। और हिंदी में भी बंदी प्रतिक्रिया की जगह पे क्या डालता है? हैबियस कॉर्पस। तो हिंदी मीडियम वाला दोनों याद रखोगे, इंग्लिश मीडियम वाले का बल्ले बल्ले है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक याद रखेगा, काम चल जाएगा। तो कितने रीट्स हैं? 5। कई बार तो यही पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा रीट नहीं है, तो याद रखना 5 का नाम कंपलसरी है, याद रखना। पहला है हैबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है परमादेश मैंडेमस। दूसरा है परमादेश मैंडेमस। तीसरा है अधिकार परीक्षा क्वो वारंटो। क्या है? क्वो वारंटो, अधिकार परीक्षा। भी समझाएंगे सब क्या क्या है। इसके बाद में प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। ये समझ में आ भी गया होगा, रोकते हैं। प्रतिषेध मतलब प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट करना, रोकना। ठीक है? उसके बाद उत्प्रेषण यानी सर्टियोररी। क्या है? सर्टियोररी। ये टोटल 5 रीट्स हैं। फिर से सुनो। पहला रीट हैबियस कॉर्पस। क्या है? हैबियस कॉर्पस। दूसरा कौन सा है? मैंडेमस। कौन सा है? मैंडेमस। अच्छा, क्या ये ऑर्डर याद रखना जरूरी है? आवश्यकता नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, ऐसे ही लिखे हुए, बस याद रखने के लिए। 5 कौन कौन है? पहला है हैबियस कॉर्पस, दूसरा है मैंडेमस, तीसरा है क्वो वारंटो, चौथा है प्रोहिबिशन और 5वां है सर्टियोररी। ठीक है? हिंदी में पहला है बंदी प्रतिक्रिया, दूसरा है परमादेश, तीसरा है अधिकार परीक्षा, चौथा प्रतिषेध और 5वां उत्प्रेषण। नाम याद हुआ? रिकॉल करो। पहला कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस। ये शब्द याद रखना जरूरी है, इसका कोई विकल्प नहीं है, याद रखना जरूरी है। एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं डिटेलिंग दे देगा तुमको, पूछा जाएगा ये किस रीट का मतलब एक्सप्लेनेशन है, तो वहां याद रखना जरूरी है तुमको कि क्या क्या नाम है। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हैबियस कॉर्पस, दूसरा है परमादेश या मैंडेमस, तीसरा है अधिकार परीक्षा या क्वो वारंटो, चौथा जो है प्रतिषेध या प्रोहिबिशन और 5वां है उत्प्रेषण या सर्टियोररी। ये 5 रीट्स हैं और 5 कौन जारी करता है? सुप्रीम कोर्ट। इस सुप्रीम कोर्ट के अलावा कौन जारी कर सकता है? हाई कोर्ट। ठीक है? हाई कोर्ट। चलो अब एक एक करके देखते हैं। हैबियस कॉर्पस या बंदी प्रतिक्रिया क्या हुआ? तुमको हम पहले पढ़ा रखे हैं, अनुच्छेद 22 में तुमको अधिकार मिला हुआ है कि अगर तुमको अरेस्ट करती है पुलिस तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। पर अगर लग रहा है कि पुलिस नौटंकीबाजी कर रहा है, तुम तुरंत एप्लीकेशन लगा दोगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। अभी हम लोग 32 पढ़ रहे हैं, कहां लगा देंगे? सुप्रीम कोर्ट में, कि देखिए मेरे साथ गड़बड़ी हो रहा है, मेरे फलाने आदमी को लेके गया है और 24 घंटे से ऊपर होने वाला है और पता ही नहीं है कि मेरा आदमी है कहां। ठीक है? तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत आदेश जारी कर देगी कि काहे जी तुम कौन है उठा के रखने वाला? तुम्हारे अधिकार के क्षेत्र में आता था क्या जो तुम उठा के रख लिया? तुमको बस उठाना था और 24 घंटे के अंदर क्या करना था? पेश करना था। काहे नहीं किया है? तो 100 शरीर पेश करो। ठीक है? 100 शरीर मतलब समझा, लाश नहीं। ऐसा नहीं बॉडी लेके चला गया यही है मेरे पास, ये ना चलेगा, तुम्हारा नौकरी चल जाएगा। ठीक है?
कि अगर ये बोला है कि स्वशरीर पेश करो तो बॉडी लेके चले जाना, अब तो यही बचा है, आई एम सॉरी, तो ऐसा ना चलवे, ठीक है। तुमको जिंदा जैसे पकड़ा था वैसे ही तुमको देना होगा। क्या ये सिर्फ पुलिस करती है? नहीं, कोई भी अगर पकड़ के रखा है और ये बात कोर्ट तक पहुंच गई, उसके खिलाफ क्या जारी हो सकता है? बंदी प्रतिक्रिया, यानी जल्द से जल्द तुम उसको स्वशरीर लाओ। क्या किया है क्या पता, ठीक है। तो याद रखोगे, गिरफ्तार हुए व्यक्ति को स्वशरीर 24 घंटे के भीतर न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश है। इसी को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी बंदी अगर बनाया गया है तो उसको जल्द से जल्द मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना होगा। मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा आगे क्या करना है, ठीक है। अब यहां से कुछ थोड़े से डिफिकल्ट सवाल पूछे जाते हैं कि बताओ ये जारी किसके खिलाफ किया जा सकता है, ठीक है। अब सिंपल एक तो आ जाएगा सबको कि अरेस्ट कौन करता है? पुलिस करती है, तो पुलिस के खिलाफ किया जाएगा। पर हमारे यहाँ पर इसका प्रावधान ऐसा नहीं है कि पुलिस अरेस्ट क्या है। कोई भी अगर तुमको बंदी बनाकर रखा है, यहाँ सिर्फ पुलिस का अरेस्ट नहीं है, कोई भी बंदी बनाकर रखा है। जैसे मान लो तुम किसी जेल में हो और जेल में तुम्हारा मान लो 23 तारीख को सजा पूरा हो रहा है और दिन हो गया है 24, तुमको छोड़िए नहीं रहा है, तो क्या वह जेलर सही कर रहा है? नहीं कर रहा है, हर हालत में उसको छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया? अगर ये जेल कोर्ट का आदेश यहां तक था कि 24 तारीख तक इसको जेल में रखो और तारीख हो गया है 25, तो उसको छोड़ना ही पड़ेगा। नहीं छोड़ा है तो जाके रिट लगा देना सुप्रीम कोर्ट में, आदेश चला, मतलब ये बंदी प्रतिक्रिया का जो रिट है वो चला जाएगा उस जेलर के पास। तो जेलर भी इसमें शामिल हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो याद रखोगे जारी किसके किसके खिलाफ हो सकता है? सरकारी अधिकारी, जैसे पुलिस, सुरक्षा एजेंसी को मान लो सुरक्षा एजेंसी वाला उठाया है तुमको, वो भी पेश नहीं कर रहा है तो उसको भी पेश करना होगा, ठीक है। प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ भी ये जारी किया सकता है, ध्यान से इसको याद रखना। प्राइवेट व्यक्ति किसको कहते हैं? जो नॉर्मल आदमी जी रहा है। मान लो तुम किसी के साथ लड़ाई झगड़ा किया, तुम्हारे घर में कोई घुसा, उसके बाद निकला ही नहीं, ठीक है, तो पुलिस के पास तुम जाओगे, तो पुलिस केस मान लो नहीं ली है या कुछ की है, तो तुम कोर्ट में चला गया, तो क्या कोर्ट उसके खिलाफ ये जारी कर सकती है नहीं कर सकती है? वहां कोर्ट पुलिस को आदेश देगी कि जाइए इसको जल्द से जल्द क्या करवाइए? मजिस्ट्रेट के सामने पेश करवाइए। कोई भी ऐसा है, तुम बोलोगे ये गुनेगार है, तुम इल्जाम लगाओ, ऐसे गांव सब में ज्यादा होता है, चोरी का इल्जाम में कोई पकड़ाया, पोल से बांध देगा, खूब मारेगा, ठीक है, तो सरकार वहां मतलब कोर्ट वहां उसके पक्ष में फैसला लेती है, वो जो चोर है उसके पक्ष में, कि काहे बेचारे का मुंह फोड़ दिया, ठीक है, चोरी किया था तो ठीक है, सजा देना मेरा काम था, तुम काहे फोड़ दिया, उसमें गांव वाले को सजा हो जाता है। तुम बोलोगे साला चोरियों मेरे करेगा, सजा भी हमें भुगते हैं, ठीक है, तो कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते हो, यही इसका मतलब हुआ। याद रखोगे बंदी प्रतिक्रिया यानी हैबियस कॉर्पस किसके किसके खिलाफ जारी किया सकता है? जितना पुलिस वगैरह डिपार्टमेंट हो गया, इस सबके खिलाफ तो किया ही जाएगा, लेकिन एक जो तुमको याद रखना है वो क्या है? प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ भी ये जारी हो सकता है। जेल अधीक्षक ये तो पुलिस में ही आ जाएगा, तो जान रहे हो इनके खिलाफ भी किया जा सकता है, ठीक है, ये चीज यहां से याद रखना। इसके बाद है परमादेश। क्या है? परमादेश यानी मैंडामस। अच्छा, एक चीज यहां से याद रखोगे, तुम्हारे नोट्स में थोड़ा सा कहीं गलती होगा उसको सही कर लेना। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये तीन ऐसे पद हैं जिसके खिलाफ कोई भी जो रिट है वो जारी नहीं हो सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई रिट उनके खिलाफ जारी हो सकता है, कोई भी रिट जारी नहीं हो सकता, एक जगह कहीं गलती होगा उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। चलो, हाँ ठीक है। अगला है परमादेश यानी मैंडमस। मैंडमस क्या होता है? अच्छा, हिंदी वाला शब्द देखकर लग रहा होगा, परमादेश यानी परमादेश, कुछ आदेश दिया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? आदेश। यहां भी आदेश था, लेकिन ये बोला कि आपको प्रत्यक्ष स्वशरीर उसको पेश करना है बस, लेकिन यहां पर आदेश दिया जा रहा है कि आप अपने पद पर रहते हुए ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। समझ में आया? दो तरह का चीज होता है, एक जैसे मान लो हम कोई अधिकारी है और हम अपना काम नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हम मान लो पुलिस में हैं, थाना अध्यक्ष हैं, ठीक है, तुम आया मेरे पास केस लिखवाने के लिए और हम तुमको दुत्कार के भगा दिए, तो ये तुम्हारा मानवाधिकार का हनन हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, यहां क्या किए? हम अपने पद पे रहते हुए अपना काम नहीं किए। अगर कोई सरकारी ओहदेदार अगर अपने पद पे रहते हुए उस पद के काम को नहीं कर रहा है, तब उसके खिलाफ रिट जारी होगा। कौन सा? परमादेश। कौन सा? परमादेश। अगर पद पे रहते हुए वह गैर संवैधानिक पद, मतलब उस पद पर गैर संवैधानिक तरीके से बैठा हुआ है, मतलब तुम एक ऐसे पद को कब्जा पे किए हुए हो जिसके हकदार तुम नहीं था। समझना, दो चीजें यहाँ पे, एक कोई शख्स पद पे रहते हुए अपना काम नहीं कर रहा है, और एक उस पद पर जबरदस्ती बैठा हुआ है। समझ में आया? नहीं समझ में आया ये चीज? अगर मान लो एक जो चलान होता है, चलान देखते हो ना,
चालान जारी करने का अधिकार किसको होता है? चालान जो जारी होता है वो अधिकार किसको होता है? बिहार पुलिस को नहीं होता है। ध्यान देना, बिहार पुलिस को चालान जारी करने का अधिकार नहीं होता है। जो क्या नहीं, जो एसआई होगा उसको अधिकार होगा। जो तुम्हारा सब इंस्पेक्टर है उससे ऊपर वाले रैंक को होगा, वहां से शुरू होता है। बिहार पुलिस चालान तुम्हारा नहीं कर सकती है, उसके पास चालान साइन करने का अधिकार नहीं होता है, वो दरोगा के ऊपर ही करेगा। पर अगर कोई बिहार पुलिस या मान लो कोई हवलदार साइन से चालान काट देता है, क्या वो वैलिड होगा? नहीं होगा। अगर वो ऐसा हो गया तो तुरंत कोर्ट आदेश करेगी। तो हम सब बहुत नीचे स्तर पे आए, जितना ऊपर चले जाओगे कई ऐसे बार होते हैं। जैसे मान लो कि ये एक क्षेत्र है और यहाँ एक थाना के अंतर्गत आता है ना, यहाँ का कोई थानाध्यक्ष होगा, तो थानाध्यक्ष यहाँ का आके यहाँ का जो चीजें हैं उसका मुआयना कर सकता है। पर एक मान लो दूसरे जगह का थानाध्यक्ष है, वो तुम्हारे एरिया में आके जांच कर रहा है, कैसे ये काम किया जी, कैसे किया, क्या वो कर सकता है क्या? आंसर है नहीं। भले ही वो पुलिस में क्यों ना हो, तुम बड़का पुलिस है, तुम्हारी जगह पे होगा। क्या पटना का जो सिटी एसपी है वो भागलपुर के सिटी एसपी के जगह पे काम कर सकता है क्या? आंसर है नहीं। तुम होगा एसपी अपने जगह पे, भागलपुर में जब आए हो तो तुम एक मेहमान की तरह हो या एक नॉर्मल इंसान की तरह हो, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार वहीं तक था, यहाँ नहीं है। समझ में आया? पर यहाँ पे वो आके पुलिस को आदेश दे रहा है ऐसे काम करो वैसे काम करो, वो इज्जत के नजरिए से कर सकता है, तो बड़े पद पे है, आदेश दिए तो काम कर लेंगे, लेकिन करने का उसका कोई हक नहीं है। और अगर वो रिटर्न में कोई आदेश पारित कर देता है तब क्या होगा, या जबरदस्ती वो बोलता है करना पड़ेगा, तब क्या होगा? तब तुम कोर्ट में भी जा सकते हो। क्यों? क्योंकि उनके अधिकार के खिलाफ उस पद पर वो बैठा हुआ था। मतलब वहां पे किसका काम किया? इस सिटी एसपी का। वो है कहां का? कहीं और का। कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने औकात से ज्यादा काम करने का कोई अधिकारी प्रयास करता है। जब भी ऐसा होगा तब कौन क्या करेगा? कोर्ट अधिकार परीक्षा जारी करेगा। क्या करेगा? अधिकार परीक्षा। जैसे अभी हम बताए कि 24 घंटे तक तुमको पुलिस कब्जे में रह सकती है कि नहीं रह सकती है? पर थानाध्यक्ष बोला इसको 48 घंटे जेल में रखो। अब उस समय में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो थाना किसके अंदर में है? उस थानाध्यक्ष के अंदर में है। उसके थाना में तुम पड़े हुए 48 घंटे तक। कोई जबरदस्ती वहां से छुड़ा सकता है तुमको? नहीं छुड़ा सकता, नहीं छुड़वा पाओगे थाना से, क्योंकि थाना किसके अंदर आता है? थानाध्यक्ष। उस थाना का मालिक कौन है? थानाध्यक्ष। वो जो बोलेगा वो थाना में वही होगा। पर तुम चले जाओगे कोर्ट, और कोर्ट आदेश देगा तुम्हारे बाप का थाना है, क्योंकि कोर्ट के पास कोई बड़ा बड़ा अधिकारी भी वहां बच्चा रहता है, कोर्ट के सामने कुछ नहीं चलता है। बोलेगा सुना जैसे तुम्हारे बाप का थाना था, तुम्हारे पास कितना घंटा का वक्त था? 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास आना था। मजिस्ट्रेट का अधिकार है, बोल देगा इसको 10 दिन रखो। मजिस्ट्रेट बोल सकता है ना ये, इसको अगले 10 दिन तक जुडिशियल कस्टडी में रखो, पूछताछ करो। ये अधिकार किसका था? मजिस्ट्रेट का। पर रोक के पूछताछ कौन कर रहा है? थानाध्यक्ष। क्या इसका अधिकार था? नहीं। ऐसे केस में जब कोई अपने अधिकार से बढ़कर कोई फैसला लेने लगता है, ऐसे केस में उस अधिकारी के खिलाफ क्या जारी किया जाएगा? अधिकार परीक्षा। क्या ये दोनों समझ में आया? जो परमादेश है वो तब जारी होता है जब कोई अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा हो, और जब कोई अधिकारी जबरदस्ती उस पद पे काम कर रहा हो तब क्या होगा? अधिकार परीक्षा। दोनों एक जैसा लगता है पर बिल्कुल उलट है। फिर से इसको पढ़ लो एक बार। जब कोई लोक महत्व के पद पर बैठे पदाधिकारी अपने कर्तव्य का पालन न करे, कौन सा रिट जारी होगा? परमादेश। ठीक है। किसके विरुद्ध जारी हो सकता है? नहीं किया जा सकता है, जारी नहीं किया जा सकता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्राइवेट व्यक्ति, इन सब के खिलाफ नहीं किया जा सकता है। क्यों? वो यहीं से क्लियर चल गया कि लोक महत्व का पद है। क्या है? लोक महत्व का मतलब सरकारी पद है। लोक महत्व का पद का मतलब क्या हो गया? सरकारी पद। तो कोई प्राइवेट व्यक्ति सरकारी पद पे होगा क्या? नहीं। क्या हुआ? तो कोई प्राइवेट व्यक्ति सरकारी पद पे हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो उसके खिलाफ ये जारी नहीं किया सकता है। अधिकार परीक्षा देखो, जब किसी लोक महत्व पद पर कोई अवैध रूप से हो तो यह जांच हेतु जारी किया सकता है। किसके किसके विरुद्ध नहीं होगा ये? प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ, मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ। ये बड़ा ध्यान से याद रखना। अगर कोई मंत्री स्तरीय कार्यालय यानी कोई मंत्री वगैरह है, उसका कोई समय मतलब कोई सीमा नहीं होता है, इसीलिए उसको तुम ये आदेश जारी नहीं कर सकते हो। मान लो कोई मंत्री है ना, तो मंत्री का फील्ड काफी बड़ा होता है, वो कहीं पे भी किसी भी चीज के जांच के लिए पहुंच सकता है और उसके पास अधिकार होते हैं, इसीलिए उसको तुम नहीं बोल सकते हो कि किस अधिकार से आया। समझ में आया? उसका फील्ड काफी बड़ा होता है। ठीक है। तो याद रखोगे, किसी प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ ये नहीं कर सकते हैं, और मंत्री स्तरीय कार्यालय के खिलाफ भी हम ये जारी नहीं करवा सकते हैं। याद रखोगे, यहाँ पे भी क्या टर्म आता है? लोक महत्व का चीज। क्या आता है? लोक महत्व का चीज। ठीक है, याद रखोगे। इसके बाद है प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। अब ये दोनों चीज जो है, ये दोनों न्यायालय से संबंधित है। अगर पूछा जाए कि न्यायालय से संबंधित चीजें मुख्यतः कौन कौन से है, कौन कौन सा?
प्रतिषेध और उत्प्रेषण। ये कोई फैसला कोई सुना रहा है उसके जगह पे, जैसे मान लो आज हम हाई कोर्ट है, ठीक है, हाई कोर्ट हम है और हम कोई केस के साथ डील कर रहे हैं। अब बहुत हाईलाइटेड मैटर है, सुप्रीम कोर्ट कैसा लग रहा है कि ये मामला बिगाड़ देगा, ठीक है, या मामला को ज्यादा भड़का देगा, तो सुप्रीम कोर्ट कल शाम में फोन करेगा। आज हम फैसला सुनाने वाले थे, कल शाम में, जैसे आज फैसला सुनाते तो पिछले वाले कल के शाम में ही सुप्रीम कोर्ट से फोन आएगा, यानी फोन करेंगे मतलब हम प्रतिषेध के लिए रीट आएगा कि आप ये फैसला यहीं पर क्या कीजिए, रोक दीजिए, आप इसमें आगे कार्रवाई नहीं करेंगे। तो इसी को बोलते हैं प्रतिषेध, मतलब प्रोहिबिशन, मतलब रुक जाइए, जहां तक पहुंचा रुक जाइए, अब आप इस फैसले को नहीं सुनाएंगे, अपने से ऊपर वाले कोर्ट में भेज दीजिए। तो अगर हाई कोर्ट को जारी हुआ तो किसको भेज देगा, सुप्रीम कोर्ट, और अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी हुआ तो किसको भेज देगा, हाई कोर्ट को, ठीक है। तो ऊपरी अदालत द्वारा निचली अदालत को फैसला सुनाने से रोकने हेतु, तो दो ही के पास ये अधिकार है, किसके पास, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास। तो अगर सुप्रीम कोर्ट किसी हाई कोर्ट को जारी करता है, इसका मतलब हाई कोर्ट किसको भेजेगा वो केस, सुप्रीम कोर्ट को, और अगर हाई कोर्ट जारी करता है तो वो किसके खिलाफ करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अगर सुप्रीम कोर्ट किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के खिलाफ कर रहा है वो किसको बोलेगा भेजने के लिए, हाई कोर्ट को बोल देगा। मतलब आप जहां तक सुनवाई किए हैं बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड, अब आप रुक जाइए, अब आगे कार्रवाई आप नहीं करेंगे। तो याद रखोगे प्रतिषेध केवल न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के खिलाफ जारी किया जाता है। प्राधिकरण कल चर्चा किए, मतलब कल या परसों किए होंगे जब भाग पढ़ा रहे हैं, इसको बोलेंगे ट्रिब्यूनल्स, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूनल। कौन सा था ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स 14A, हाँ को बोला था, ठीक है 14A याद है, ट्रिब्यूनल्स 14 के ए में, 14A में बताए थे ना, ट्रिब्यूनल जो एक तरह के न्यायालय के भांति ही कार्य करता है, बताए थे ना। जैसे स्पेशल केस तुम्हारा मान लो बिजली विभाग के अंदर जो बिल वगैरह का मामला होता है, कंज्यूमर के कोई मामला है वो वाला हो गया, या ग्रीन ट्रिब्यूनल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो हो गया। इस तरह के ऐसे संस्था बनाए जाते हैं जो कोर्ट के भांति कार्य करता है, पर वो एक्चुअल में वो कोर्ट है नहीं, इसी को बोलते हैं प्राधिकरण, ठीक है। तो प्रतिषेध किसके खिलाफ जारी किया जाएगा, न्यायिक या अन्यायिक प्राधिकरण के खिलाफ, ठीक है। प्रतिषेध क्या होता है, आप जो केस सुन रहे हैं अब आगे का सुनवाई आप नहीं करेंगे, हमेशा ये फैसला सुनाने से पहले भेजा जाएगा। जब फैसला सुना ही दिया तब भेजने का क्या फायदा, क्योंकि कार्रवाई रोकना है, तो फैसला सुना ही दिया तो कार्रवाई क्या हो गया, पूरा हो गया, कार्रवाई क्या हो गया, पूरा हो गया। तो याद रखोगे प्रोहिबिशन हमेशा फैसला सुनाए जाने से पहले भेजा। जैसे मान लो एनजीटी के पास कोई केस गया है, ठीक है, भागलपुर में एक मान लो एक प्लांट लग रहा है और वो बहुत सारे पेड़ को काटना चाह रहा है, और एनजीटी के पास ये केस गया है। अब सुप्रीम कोर्ट देख रहा है सारे मामले को, सुप्रीम कोर्ट के पास कभी केस नहीं गया है, देख रहा है एनजीटी के पास केस गया है पर ये मामला गड़बड़ा देगा, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के साथ देख रहा है ये मामला गड़बड़ा देगा, कल ये फैसला सुनाने वाला इस मामले में बहुत हाईलाइटेड मामला है, तो आज ही ये जारी हो जाएगा उस एनजीटी के खिलाफ। एनजीटी मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, कि आप इस मामले को क्या कीजिए, अब रोक दीजिए और हम मेरे पास भेज दीजिए, हम देखते हैं क्या करना है, ठीक है। तो क्या जारी किया, वो प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, ठीक है। याद रखोगे ये हमेशा फैसला सुनाने से पहले जारी किया जाता है। क्या किया जाता है, फैसला सुनाने से पहले। लेकिन अगर कोई फैसला सुना दिया, ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि ये गड़बड़ किया है या फैसला गड़बड़ सुनाया है, संज्ञान लिया है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोलेगा कि आप अपने फैसला को क्या कीजिए, निरस्त कीजिए, क्या कीजिए, निरस्त कीजिए, और अब आप मामला नहीं देखेंगे, आप किसको भेजिए, अपने से ऊपर वाले के पास भेजिए, ठीक है। इसको कहते हैं उत्प्रेषण। क्या कहते हैं, उत्प्रेषण। केस को ऊपरी अदालत में हस्तांतरण हेतु जारी किया जा सकता है लंबित या फैसला होने के बाद भी। समझ में आया कि आप इस केस को जो आप सुनवाई किए हैं आप उस फैसले को निरस्त कीजिए, यानी हाई कोर्ट को ये अनाउंस करना होगा कि मेरा जो फैसला है वो हम क्या कर रहे हैं, निरस्त कर रहे हैं, क्योंकि अब केस अभी बंद नहीं हुआ है। फैसला सुनने के बाद केस क्या होता है, बंद हो जाता है। पर अगर किसी कोर्ट के खिलाफ उत्प्रेषण जारी हो गया है तो वो केस फिर से क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और केस खुलने के बाद ऊपर वाले कोर्ट में चला जाएगा और फिर से केस कंटिन्यू रहेगा। मतलब जो उसका फैसला था वो नल एंड वॉइड हो जाएगा। जैसे मान लो चोरी के केस में हाई कोर्ट फैसला सुनाया 10 साल का सजा, लेकिन उस हाई कोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट उत्प्रेषण जारी कर दिया। अब ये 10 साल का सजा तुम काटते रहोगे तब कार्रवाई चलेगा या नहीं काटोगे, तो आंसर है नहीं काटोगे, क्योंकि 10 साल सजा क्या हो गया, माफ हो गया। अगर तुम 10 साल का सजा काट रहे हो, इसके खिलाफ तुम सुप्रीम कोर्ट में गए हो, तो तुम्हारा सजा जारी रहेगा। इसको कहते हैं अपील। क्या कहते हैं, अपील करना, वो अलग केस हो गया। लेकिन अगर उसके सजा को माफ करवाना है, मतलब सजा रद्द करवाना है, रद्द करवा के एक नया केस खुलना है सुप्रीम कोर्ट में, उसको क्या कहेंगे, उत्प्रेषण। क्या कहेंगे, उत्प्रेषण। तो ये दोनों केस में जारी हो सकता है, लंबित मामले में भी और फैसला सुनाने के बाद बोले। मतलब जब तक फैसला नहीं सुनाए तभी तक प्रतिषेध होगा,
एक बार अगर फैसला सुनाया जा चुका है तो क्या जारी हो सकता है? उत्प्रेषण। इसको जो कहा जाता है, ये किसी केस के मामले में जब उत्प्रेषण जारी होता है, इसका मतलब उस केस को काट पीट के फिर से देख रहे हैं, इसलिए इसको पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। किसका संज्ञा? पोस्टमार्टम। तो याद रखोगे पोस्टमार्टम की संज्ञा किसको दी गई है? पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम कब होता है? किसी के मरने के बाद काट, पोस्टमार्टम जानते हो ना, काट पीट के देखता है कि आखिर गड़बड़ी कहां था। तो वही कोई केस ऑलरेडी मान लो डिसीजन के कगार पे है, अब उसको फिर से काट पीट के देख रहे हैं। ठीक है, वही काम किसमें हो रहा है? उत्प्रेषण में। इसीलिए इसको कहा जाता है पोस्टमार्टम, केस का पोस्टमार्टम। तो अगर पूछा जाए कि किस रीट को पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई, किसको दिया गया है? उत्प्रेषण। जारी किया जा सकता है किसके खिलाफ? निचली अदालत के खिलाफ, ठीक है, न्यायाधिकरण या प्रशासनिक निकाय के खिलाफ। तो पहले ये दोनों जो है ये सिर्फ न्यायालय के खिलाफ ही जारी होता था, लेकिन 1991 के बाद ये जो उत्प्रेषण वाला केस है ये किसके खिलाफ? प्रशासनिक निकाय के खिलाफ भी जारी होने लगा है। ठीक है, चलो फिर से एक बार रिट्स को रिपीट करते हैं। पहला है बंदी प्रतिचरण। क्या है? बंदी प्रतिचरण। दूसरा क्या है? परमादेश। तीसरा है अधिकार भिक्षा। चौथा है प्रतिषेध और पांचवा है उत्प्रेषण। इसको कीवर्ड के जरिए सिर्फ एक एक वर्ड में बोलोगे क्या क्या है इसमें। पहला बंदी प्रतिचरण कब था? जब 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करने के लिए आदेश है। बस कीवर्ड से टिकाना है कि 24 घंटे के अंदर कोर्ट मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना है। कौन सा? बंदी प्रतिचरण। अगर कोई अधिकारी, हम ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं, अगर कोई अधिकारी अपने पद पर जबरन बैठा हुआ है तब क्या जारी होगा? अधिकार भिक्षा। वेरी गुड, हमको लगा था बोलेगा मैंडेमस। सिर्फ कीवर्ड पे ध्यान देना, रटने का प्रयास नहीं करोगे बाबू। हम बार बार बोलते हैं समझने में शुरुआती दौर में समय लगता है, लेकिन जब एक बार वो दिमाग में टैकल कर जाए ना, उसके बाद सिर्फ कीवर्ड पकड़ना है, बस पूरा चीज रटना नहीं है। अपने पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा है तब होगा परमादेश, मैंडामस। कोई न्यायालय फैसला सुना रहा था, बीच में रोक दिया तो प्रतिषेध। अब कोई भी सेंटेंस लिखे मीनिंग तो यही रहेगा कि किसी भी लोअर कोर्ट को कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट एक आदेश जारी करता है कि आप फलाने केस में फैसला नहीं सुनाइए और अपने ऊपरी वाले अदालत में इसको ट्रांसफर कीजिए। मीनिंग वही निकला कि कुछ बदला? वही है। बस ये देखना कीवर्ड आया कि निचले वाले के फैसला सुनाने से पहले ही जारी किया गया, ऊपर वाले को भेजने के। क्या हो जाएगा? प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन। अगर यही प्रतिषेध या प्रोहिबिशन अगर फैसला सुनाने के बाद जारी किया जाए तब क्या होगा? उत्प्रेषण। और उत्प्रेषण के केस में निचली अदालत का फैसला क्या होता है? रद्द हो जाता है। संज्ञा दिया गया है, पोस्टमार्टम की संज्ञा दी गई है। ठीक है, होता क्या पूरा रीड समझ में आ गया? 2 मिनट में पूरा रिकॉल करवा दें। चलो, अगर तुमसे पूछा जाए धार्मिक स्वतंत्रता, रिकॉल करो सिर्फ। धार्मिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में? 25। धार्मिक स्वतंत्रता 25। 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा फैक्ट्री नहीं, 24। ठीक है, कहीं पे भी मानव तस्करी नहीं होगा। 23 में हम धार्मिक संस्था बना सकते हैं। 26 धर्म से कमाए गए पैसे पर टैक्स नहीं लगेगा। 27 जो माइनॉरिटीज है वो अपना विद्यालय स्थापित कर सकता है। 30 ऑर्डर में नहीं बोल रहे हैं, ऑर्डर में नहीं चलोगे। 30 जो माइनॉरिटीज है वो अपना स्कूल स्थापित कर सकता है। किसमें? 30 में। कहीं पे भी किसी स्कूल में धर्म के शिक्षा को या धार्मिक प्रावधान को फॉलो करने के लिए कंपल नहीं किया जा सकता है। 28 में मुस्लिम या किसी अन्य माइनॉरिटी को शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए वर्जित नहीं कर सकता है। कौन है? 29 माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा किस अनुच्छेद में की गई है? 29। किसमें की गई है? 29। ठीक है, किसमें की गई है? 29। माइनॉरिटीज के अपने धर्म के उत्थान के लिए कौन सा अनुच्छेद है? शैक्षणिक संस्थान के उत्थान के लिए कौन सा है? 30। कौन सा है? 30। क्या 30 के तहत वो धार्मिक शिक्षा दे सकता है क्या? आंसर है हाँ, दे सकता है, क्योंकि वो स्पेशल माइनॉरिटीज के लिए वो धार्मिक शिक्षा उसके तहत दे सकता है। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि अगर किसी के मानवाधिकारों का हनन हो रहा है तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? इसमें 32। किसमें? 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट कितने रीट जारी करते हैं? 5। और इसी 32 को हमारे जो संविधान के निर्माता हैं भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने कहा है कि अनुच्छेद 32 किसकी है? संविधान की आत्मा है। ये एक पॉइंट नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, कि संविधान की आत्मा। अनुच्छेद 32 को क्या कहा गया? संविधान की आत्मा। ठीक है, आत्मा किसने कहा? बी आर अम्बेडकर। ठीक है, अम्बेडकर।
बी आर अम्बेडकर ने इसको संविधान की आत्मा की संज्ञा दी है। ठीक है, चलो कितने तरह के रीट हैं? 5। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा मैंडमस यानी परमादेश, तीसरा अधिकार दीक्षा यानी क्वो वारंटो, चौथा प्रतिषेध यानी प्रोहिबिशन, और पांचवा उत्प्रेषण यानी सर्टिफिकेट। अब हम इधर से पूछते हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो ये कहता है कि आप अपने पद पे आके कैसे बैठे हैं? क्वेश्चन तुम समझो ना, क्वेश्चन तुमको समझना है, आप इस पद पे कैसे बैठे हैं? कौन कहता है? अधिकार दीक्षा, यही तो कह रहा है। ठीक है, कौन ये कहता है कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं? 24 घंटे के अंदर पेश कीजिए बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोर्ट, फलानवा कोर्ट, तुम अपने सीनियर को भेजो केस, तुम अपना फैसला नल एंड वॉइड करो, ठीक है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइवेट फर्म के अगेंस्ट भी जारी किया सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और कोई नहीं, बंदी प्रत्यक्षीकरण। और कहीं पे है? ठीक है, और कहीं पे है क्या? कहाँ है? हाँ नहीं, किसके खिलाफ, मतलब प्राइवेट फर्म के खिलाफ किया जा सकता है? कौन सा? सिर्फ बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा? बंदी प्रत्यक्षीकरण, और नहीं किया जा सकता है कोई भी। ठीक है, क्या यहां तक याद हो गया? ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे सवाल बनते हैं। आप रिकॉल क्या करो, जैसे ये पांचों देखते हो तो रिकॉल क्या करो कि इसमें क्या पढ़े हैं। ठीक है, किसको इसमें पोस्टमार्टम कहा जाता है? नहीं, सेटियोलरी। ठीक है।